हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। कल हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने वाले थे, तो आज स्टार्ट कर देते हैं। कॉपर वायर है जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 10 मीटर यहाँ पे, ठीक है। तो लेंथ दे रखी है 10 मीटर, रेडियस दे रखा है 10⁻⁻²/√5, ठीक है। तो वैल्यूज लिख लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा हो गया 8। लेंथ दे रखी है 10 मीटर, रेडियस दे रखी है 10⁻⁻²/√5, ठीक है। उसके अलावा रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस उसका है हमारे पास 10 ओम, ठीक है। एंड आगे हमसे क्या रखा है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm, द करंट डेंसिटी if the electric field is 10 volt per meter. Okay, so they are asking current density means J is what they are asking for, and electric field intensity is 10 volt per meter. So let's start solving the question by calculating the J. For J we need to calculate the sigma, because we need to apply the formula J is equal to sigma times E. Okay, sigma is conductivity, E is electric field. So to calculate that, हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिग्मा होता है 1/रो। एंड हाउ टू कैलकुलेट रो, उसके लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, रो एल बाई। तो रेजिस्टेंस हमारे पास 10 है, रो हमारे पास पता नहीं, एल हमारे पास 10 है, एरिया हमारे पास 2πr_l हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी, एरिया इज πr²। πr² इज 10⁻⁻⁴/पाई बाई पाई, क्योंकि इसका स्क्वायर पाई हो जाएगा, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, रो कम्स 10⁻⁻⁴, ठीक है। अब रो हमने निकाल लिया यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे रो निकाल दिया है, तो आगे सॉल्व कर सकते हैं हम क्वेश्चन इजीली। तो सिग्मा हमारे पास एक्चुअली आ जाएगा 10⁻⁴, ठीक है। इस वैल्यू को आप यहाँ प्लेस कर दीजिए। तो जे हमारा क्या आ जाएगा, सिग्मा टाइम्स जे। सिग्मा 10⁻⁴ है, इलेक्ट्रिक फील्ड 10 है, करेक्ट आंसर इज 10⁵। यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 10⁵, ठीक है। तो चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में हमारे पास 10⁵। तो ये हमारे पास आ जाता है ऑप्शन नंबर आपका, ओके, ऑप्शन नंबर सेकेंड, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आराम से 8 क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। इसमें सारा फॉर्मूला बेस्ड था ये क्वेश्चन, अगर फॉर्मूला याद है उस टाइम, आगे आपको याद तो हो जाएगा। इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, तो इनपुट टू फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज, so आउटपुट विल बी ऑलरेडी 60 हर्ट्ज ही होगी, उसमें फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। इट इज जस्ट कि हाफ वेव में होता क्या है, हाफ वेव में अगर ये एक साइनोसोडल वेव जा रही है, ये गलत हो गई थोड़ी सी, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। एक साइनोसोडल वेव यहाँ पे फॉर्म हो रखी है, तो वो अगर हाफ वेव से पास होती है तो वो कुछ इस तरीके से हमारे पास वेव फॉर्म होती है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10 ऑन दिस स्लाइड। अगर सोप बबल को एक्सपेंड करेंगे तो प्रेशर इनसाइड द बबल, अगेन अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट इट इज। सोप बबल यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बाहर, मैं इसको पी नोट कह रहा हूँ। यहाँ पे ही हमारे पास प्रेशर होगा, प्रेशर इनसाइड द सोप बबल। अगर इसको एक्सपेंड करा जा रहा है, एक्सपेंड करने का मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, प्रेशर इनसाइड, इनसाइड का वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। अगर इनसाइड वॉल्यूम बढ़ रहा है हमारे पास, तो क्या होगा, प्रेशर घट जाएगा, ठीक है। और अगर प्रेशर घट गया बाहर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब इसके कंपैरिजन में बढ़ गया, तो वो अब इस पे नेगेटिव और उल्टा लगाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर सोप बबल को एक्सपेंड करा जाता है तो इनसाइड का प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो 10th का हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए यूनिफॉर्म थिन डिस्क, ठीक है। एक तो बात हो रखी है यहाँ पे डिस्क की, और एक बात हो रखी है प्लेन पासिंग थ्रू डिस्क, ओके, दोनों डिस्क की हैं। बस यहाँ पे बात हो रखी है द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन इन यूनिफॉर्म थिन डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन, ठीक है। मतलब वो इस तरीके से पास हो रही है, बिल्कुल इस तरीके से, इसके परपेंडिकुलरली, ठीक है। और टू द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ये हमारा कौन सा हो जाता है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा हो जाता है 11। 11 क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं अब हम, कि क्या होना चाहिए इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया क्वेश्चन नंबर 11। एक तरफ तो ये डिस्क है हमारे पास, और यहाँ इस एक्सिस से पास हो रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, सिंपली mr²/2, ठीक है। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अगर यही डिस्क है और इसका डायमीटर के अबाउट, तो देखिए ये डायमीटर है, ये भी डायमीटर हो गया, और ये परपेंडिकुलर प्लेन से पास हो रखी है एक एक्सिस, ठीक है। तो आई अबाउट, मैं इसको एक्स बोल रहा हूँ और इसको वाई बोल रहा हूँ, और ऊपर वाली है जेड हो। तो आई अबाउट जेड इज इक्वल टू आई अबाउट एक्स प्लस आई अबाउट वाई। जेड तो हमें पता है mr²/2 होता है परपेंडिकुलर प्लेन वाला, और ये दोनों बराबर हो गए, टू आई अबाउट एक्स, कोई भी डायमीटर के अबाउट हो गया ये, ठीक है। तो आई एक्स या फिर आई डायमीटर कितना आ गया, mr²/4, ठीक है। तो हमने डायमीटर के अबाउट निकाल दिया, और ये इसके अबाउट आ गया, और ये किसके इक्वल रख दीजिए आप, सिंपली एम के स्क्वायर के ऊपर,
एम के वन स्क्वायर, तो एम से एम कैंसिल हो गया, के वन हमारे पास आ गया आर बाई रूट टू। ठीक है, अगेन आप इसको भी ऐसे सॉल्व कीजिए, आप इसको किसके इक्वल रख सकते हैं, सो लेट मी शॉर्टन द स्लाइड, या इसको भी आप यहाँ पे रख दीजिए इक्वल टू एम के टू स्क्वायर, एम से एम कैंसिल हो गया, के टू हमारे पास आ गया आर बाई टू। ठीक है, हमें के वन बाई के टू निकालना है, सो के वन बाई के टू हमारे पास क्या आ गया, इट इज आर बाई रूट टू बाय आर बाई टू। ठीक है, रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो यहाँ रूट टू से टू कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ गया रूट टू इज टू वन। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज रूट टू इज टू वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर इसके हिसाब से रूट टू इज टू वन आ गया। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस काफी इजी थे पेपर में, तो अभी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इफ इनिशियल टेंशन, दैट्स वेयर आई हैव मेड अ मिस्टेक इन द पेपर, एंड स्ट्रेस डबल हो जाती है द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्पीड, सो v इज इक्वल टू बेसिकली अंडर रूट टी। ठीक है, इट इज प्रोपोर्शनल टू दैट, तो क्योंकि ये इसके प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे, हाँ यहाँ कहा जा रहा है टेंशन इज डबल, तो वी वन बाई वी टू सिंपली आंसर क्या आ जाएगा आपका, टी वन बाई टी टू विच इज डबल। ठीक है, इनिशियल एट द इनिशियल टेंशन ऑन अ स्ट्रिंग इज डबल, तो शुरू में तो टी थी, बाद में टू टी कर दी उन्होंने। ठीक है, टी से टी कैंसिल हो गया, हमारा वन बाई रूट टू आ गया आंसर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट वन, 13th क्वेश्चन। टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg 20 kg आर कनेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे कनेक्टेड है ये टू द रोड ऑफ द लेंथ, लेंथ कितनी दे रखी है 10 मीटर, वेटलेस नेग्लिजिबल मास है इसका। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 13th क्वेश्चन है, एक रोड है जिसपे एक तरफ 10 kg का मास है, दूसरी तरफ आपका कितने का मास है 20 kg का मास है। तो क्वेश्चन में इसका मास नेग्लिजिबल है रोड का, जिसका लेंथ 10 मीटर है टोटल। ठीक है, पूछ क्या रखा है यहाँ पे, पूछ रखा है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 10 kg, तो 10 kg से सेंटर ऑफ मास पूछ रखा है। मान लीजिए यहाँ से x डिस्टेंस पे होगा सेंटर ऑफ मास, तो कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ मास को हम, तो x 20 मल्टीप्लाइड बाय द टोटल लेंथ विच इज 10 बाय टोटल मास विच इज 30, तो इससे कैंसिल हो गया, 20 बाय 3 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। ओके, फोर्थ आंसर इसका हो जाता है। 14th पे आ जाते हैं, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए कि p इज इक्वल टू क्या होता है, h बाय लैम्डा होता है। ठीक है, और आप लैम्डा का भी लिखेंगे रिलेशन, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, h बाय टी। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन, it should be the answer for the question, and which is second option. Okay, so let's move to the next one. Okay, let's move the question number 15. तो यहाँ पे एक हमें सोलेनॉइड दे रखा है, ठीक है, जिसका रेडियस है 10 की पावर -3 में डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, हमने इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर लिया मिलीमीटर से मीटर में, और 100 टन पर mm। ठीक है, मतलब स्मॉल n की वैल्यू क्या हो जाती है, n/l, नंबर ऑफ टन्स विच इज 100, और यहाँ पे कितने उसमें दे रखे, 1 mm में, 1 mm मतलब 10 की पावर -3, तो ये इतने टन्स पर यूनिट लेंथ हो गया। पर यूनिट लेंथ हम मीटर में लेके चल रहे हैं। ये 1 एम्पियर इस करंट इज फ्लोइंग। ठीक है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर। सो द मैग्नेटिक फील्ड इज द सेंटर ऑफ द सोलेनोइड, सेंटर ऑफ सोलेनोइड पे कितना मैग्नेटिक फील्ड हुआ होगा जनरेट, वो हमें बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाता है हमारा, 15। ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15 नाउ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं। तो सिंपली मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सेंटर पे ऑफ द सोलेनोइड विल बी म्यू नॉट ni बाय म्यू नॉट ni सिंपली। ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, हमसे पूछा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है। तो म्यू नॉट हमारे पास आंसर किस टर्म्स में हमारे पास यहाँ पे, ओके पूरा सॉल्व करना है। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू एन इज दिस, 10 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर 5 हो जाएगा, इंटू करंट विच इज 1। ठीक है, म्यू नॉट एन आई, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारा कितना आ गया आंसर इसका, 4 इंटू 3.14 10 की पावर -2, तो ये हमारे पास आ जाता है 12, 4 4 16, 4 1 4 5, 12.56 10 की पावर -2। ठीक है, तो 12.56 10 की पावर -2 विच इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर जल्दी से 16 पे। एक लाइट रे जो है वो फॉल हो रखी है, किस पे हो रखी है फॉल, तो लाइट रे फॉल हो रखी है हमारी
ग्लास सरफेस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है। ग्लास सरफेस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है √3 एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल से 60 डिग्री पे फॉल हो रखी है एक इंसिडेंट रे। द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड एंड द रिफ्लेक्टेड रे। देखिए ये रिफ्लेक्ट हो गई है यहाँ से, ठीक है, और रिफ्लेक्ट होके भी चली जाएगी, रिफ्लेक्शन सेम ही एंगल पे होना है 60 डिग्री पे, ठीक है। तो ये 60 डिग्री हो गया। चलिए अब स्नेल्स लॉ लगाते हैं और आंसर निकालते हैं, ठीक है। लेट्स कैलकुलेट द आंसर फॉर द क्वेश्चन। 16 का हम सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे। तो 16 क्वेश्चन में साफ साफ है, μ1 विच इज 1, एयर के लिए 1 लेके चलते हैं, म्यू इंटू साइन 60 इज इक्वल टू μ2 विच इज √3 इंटू साइन ऑफ, मैं इस एंगल को यहाँ पे मान लेता हूँ r, ठीक है, μ2 साइन r। तो साइन 60 होता है √3/2 इज इक्वल टू हो गया √3 इंटू साइन r। तो √3 से √3 कैंसिल, साइन r आ गया आपका हाफ 30 डिग्री, ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं हम। अगर आपका ये 30 डिग्री आ रहा है, मैं दोबारा से डायग्राम को ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका हो गया यहाँ से इंसिडेंट से 60 डिग्री, ये रिफ्लेक्टेड भी हो गया यहाँ से 60 पे, ठीक है। ये इधर से गया यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है। अभी क्या है कि ये आपका हो गया यहाँ से 30 डिग्री, ठीक है, और ये हमारे पास 60 डिग्री है, ये बेंड कर गया यहाँ से, ठीक है। ये 60 है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये यहाँ से एंगल बन रहा है 60, ठीक है, इससे ये वाला एंगल बन रहा है कितना 30, ठीक है। ये एंगल आपका 60 है। हमें क्या पूछा है यहाँ पे, क्वेश्चन में पूछा है द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड एंड द रिफ्लेक्टेड रे। देखिए ये तो हमारी है रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड, और ये हमारी है रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे। ये तो रिफ्रैक्टेड हो गई, ये रिफ्लेक्टेड हो गई, इन दोनों के बीच का एंगल पूछा है। मान लीजिए मैं ऐसा एक्स कह रहा हूँ। अब ये एंगल स्ट्रेट लाइन पे हमने क्या देखा, देखिए स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो 60 प्लस 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी है। 90 प्लस एक्स 180 हो गया, तो एक्स विल भी आ गया 90 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, एज सिंपल एज दैट। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। यहाँ पे मक्खी भी इंजॉय कर रही है इस क्वेश्चन को, तो उसके साथ ये रैंडमली मैंने नेट से स्लाइड डाउनलोड किए पेपर की। सो वहाँ पे ऐसे ही था, एक शेल ऑफ मास एम, ठीक है, मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ उसका। शेल है मास एम का, एक्सप्लोड करता है 3 फ्रेगमेंट्स में, ठीक है। एक फ्रेगमेंट आपका मीन्स 2, देखिए अब इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ 2x प्लस 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू, टोटल मास तो m ही रहने वाला है, तो 2 2 4 और 5x इज इक्वल टू m हो गया। तो x की वैल्यू आ गई m/5, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ द फ्रेगमेंट इक्वल मास वाले फ्लाई कर जाते हैं अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे फ्लाई ऑफ कर जाते हैं विद द स्पीड v, ये भी v से ये भी v से। इसका मास क्या है 2m/5, क्योंकि 2x था इसका मास, x की वैल्यू 5 है, m/5 है, तो 2m/5, ये भी 2m/5। बचा कौन सा m/5 वाला, एक m/5 वाला भी बच गया। और ये यहाँ पे क्या कह रहा है यहाँ पे कि थर्ड वाला कुछ इस तरीके से मूव कर जाएगा। तो चलिए निकालते हैं उसकी वेलोसिटी क्या होगी थर्ड वाले की, ठीक है। अ, यहाँ पे काफी आसान क्वेश्चन हो जाता है, थोड़ा सा टफ है पहले वाले के कंपैरिजन में, और जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। तो सॉल्व करते हैं इसको, डायग्राम तो हम इसका बना चुके। तो यहाँ पे कंजर्वेशन लगेगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, ठीक है। इसे मैं जे कैप डायरेक्शन या आई कैप डायरेक्शन है। सो इनिशियल तो लीनियर मोमेंटम 0 है, फाइनल लीनियर मोमेंटम हम लिखते हैं अब यहाँ पे, विच इज 2m/5 v आई कैप प्लस 2m/5 v डैश, मैं इसको v डैश वेलोसिटी से ज़्यादा वो मान रहा हूँ, के कैप, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाता है के, सॉरी इट इज नॉट के कैप, पता नहीं डायरेक्शन क्या है। तो 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ 2m/5 v को हम कॉमन ले लेते हैं, ये √2 आ जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप को सॉल्व करेंगे तो, और प्लस m/5 v डैश। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 2m, एक्चुअली आई शुड राइट इट एज 2√2m v/5 माइनस के इज इक्वल टू m/5 v डैश। m से m कैंसिल हो गया। तो इस क्वेश्चन में लास्ट स्टेप रहेगी आंसर, विच इज -2√2 सॉरी 5 से 5 कैंसिल हो गया, -2√2। माइनस का मतलब यही है कि डायरेक्शन जो हमने कही है सही है, मतलब इसी डायरेक्शन में मूव कर रखा होगा, क्योंकि हमने उसमें इसकी डायरेक्शन को कंसीडर नहीं किया, ठीक है। तो इस वजह से ये हम जो सॉल्यूशन कराए, दिस इज परफेक्टली करेक्ट, ठीक है। सो अभी हमारे सारे सॉल्यूशन भाग गए यहाँ से, तो लेट वी डोंट नो कि किस स्लाइड में भागे, के कोई बात नहीं, हमारा आंसर आ गया 2√2 इसका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ जाता है 2√2, ठीक है। सो या
2√2 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18 एक बार जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया। अ स्टूडेंट ऑब्जर्व 8 फ्रिंजेस ऑब्जर्व कर रहा है इन अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ स्क्रीन of when a monochromatic light 600 नैनोमीटर वेवलेंथ इज यूज्ड, इफ द वेवलेंथ इज चेंज टू 400 नैनोमीटर, पहले 600 यूज हो रही थी 600 और वहां पे फ्रिंजेस ऑब्टेन हो रही थी 8। अब वो 400 यूज कर रहा है तो फ्रिंजेस पूछे कितनी फ्रिंजेस कितनी बनेंगी, ठीक है, इन द सेम रीजन। सो वेरी इजी क्वेश्चन इट इज। वेव ऑप्टिक्स से काफी आसान क्वेश्चन पूछा गया है। सो लेट्स क्लियर द ड्राइंग्स एंड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 18 और समथिंग 18, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन देखते हैं क्या होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पहले 400 नैनोमीटर जब वो यूज कर रहा था जब फ्रिंजेस ऑब्टेन हो रही थी 8, ठीक है, या सॉरी 600 नैनोमीटर जब वो यूज कर रहा था 600 नैनोमीटर पे 8 फ्रिंजेस ऑब्जर्व हो रही थी, ठीक है। तो जब 600 नैनोमीटर यूज कर रहा था वो तो 8 ऑब्जर्व हो रही थी। अब जब 400 नैनोमीटर यूज कर रहा है तो कितनी फ्रिंजेस ऑब्टेन होगी। फ्रिंजेस क्या होती है, बीटा, बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, डी लैम्डा बाई डी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सॉरी नंबर ऑफ फ्रिंजेस की बात हो रही है विच इज एन। तो सिंपल है क्वेश्चन, एन वन लैम्डा वन इज इक्वल टू एन टू लैम्डा टू। एन वन कितना है 600 इंटू लैम्डा, सॉरी एन वन 8 है, 8 इंटू 600 इज इक्वल टू 400 इंटू एन टू। तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गई, 4 टू से 8, एन टू आ गया 12, ठीक है। सिंपल स्वीट एंड सिंपल सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन वी गेट it is 12. Now let's move to the question number 19. A good question, I must say this is a good question, an easy one. An electric lift with the maximum load of 2000 kg, ठीक है। एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं इसका। एक लिफ्ट है हमारे पास जिसका वेट है 2000 kg, ठीक है, लिफ्ट प्लस पैसेंजर दोनों का मिला। चलिए तो पैसेंजर भी खड़ा कर देते हैं इसमें। अब कह रहे हैं मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड, कितना 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स जो अपोज कर रहा है इसको वो लग रहा है आपका 3000 न्यूटन, ठीक है। मिनिमम पावर डिलीवर्ड, पावर की बात कर रखी है यहाँ पे, यही तो पढ़ने वाली लाइन है यहाँ पे कि पावर की बात यहाँ पे हो रखी है, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। लेट्स क्वेश्चन नंबर 19 एंड लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो पावर क्या होता है, सिंपली एफ डॉट वेलोसिटी। फोर्स क्या हो गया 3000, तो लग ही रहा है प्लस 2000 इसका है मास, तो 2000 इंटू जी जी 10 लेके चल रहे हैं। तो ये क्या हो गया 20,000 प्लस 3000, टोटल फोर्स ये हो गया इंटू वेलोसिटी विच इज 1.5। तो ये 23,000 हो गया इंटू 3/2, 3/2 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। लेट्स डिलीट द ऑल ड्राइंग्स एंड स्टार्ट getting the answer. 2 1s are 2, 2 1s are 2, and 1 3 2 5s are 10, 0 0 0 0 5 3s are 15, 4 and 3 1s are 3, 34 500 is the correct answer for the question, ठीक है। So 34 500 is the correct answer, which is option number 1. Let's move to the question number 20 now. The question is basically the plane angle and the solid angle. देखिए बेसिकली प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की बात हो रही है। तो सॉलिड एंगल को तो रेडियन और स्टी रेडियन आपने सुना होगा, एंड प्लेन एंगल की बात करी जाए तो प्लेन एंगल में तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं देखते बट डिग्री होता है वहाँ पे, ठीक है। तो इसकी तो कोई यूनिट ही नहीं होती, ठीक है। एक्चुअली बेसिकली यूनिट तो होगी, डिग्री हो गई यहाँ पे। डायमेंशन दोनों की डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो यूनिट तो दोनों की है, ठीक है, बट डायमेंशन नहीं है। सो यूनिट बट नो डायमेंशन, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। यूनिट तो होगी बट डायमेंशन नहीं होगी। यहाँ पे होगी डिग्री और यहाँ पे हो गई रेडियन स्टी रेडियन सॉलिड एंगल। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला भी आसान क्वेश्चन है हमारा मॉडर्न फिजिक्स से। न्यूक्लियर रिएक्शन दे रखी है, एक्स को पहचानना है कि एक्स क्या है, ठीक है। तो 11 यहाँ पे हो गया और एक इधर चला गया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पॉजिट्रॉन है हमारा, ठीक है। तो एक्स क्या होना चाहिए, तो नीचे बस एक प्लस की कमी है यहाँ पे, ठीक है। तो इट शुड बी 10 ओवर हियर एंड 22 ओवर हियर। तो 22 10 विच इज ऑप्शन नंबर 1 नियॉन, ठीक है।
बाकी सब डाटा सेम रहेगा. So let's move to the question number 22 now. It is a simple fact based question which is option number second will be the correct answer for this. ठीक है. So let's move to the next question which is question number 23. ठीक है. As temperature increases electrical resistance. ठीक है. चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को. इसके लिए हमें याद होना चाहिए कुछ डाटा विच इज क्वेश्चन नंबर 23 आई गेस. या सो सॉल्व करते हैं इसको. देखिए इसमें छोटा सा फैक्ट हमें याद होना चाहिए कि अल्फा फॉर मेटल पॉजिटिव, अल्फा फॉर नॉन मेटल नेगेटिव एंड लार्ज, अल्फा फॉर सेमीकंडक्टर इज नेगेटिव एंड स्मॉल. ठीक है. तो अगर हम आर की बात करें रेजिस्टेंस की, आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेटल के लिए रेजिस्टेंस बढ़ेगा. टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा यहाँ पे. तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, ये मेटल के लिए हो गया. लेकिन सेमीकंडक्टर और उसमें क्या होगा, उल्टा होगा. टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, बोथ फॉर सेमीकंडक्टर एंड नॉन मेटल. चलिए अब ऑप्शंस पढ़ते हैं यहाँ पे क्या है. तो इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर, टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जैसे कि हमने देखा बढ़ता है मेटल के लिए, सही है. डिक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर करेक्ट है. तो ऑप्शन 1 हो गया इसका करेक्ट आंसर. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24. एक बार जल्दी से 24 क्वेश्चन देख लेते हैं. ठीक है.